ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कंप्यूटर टीचर्स की। क्या वो पक्का होंगे? अपनी मांगों को लेकर कंप्यूटर टीचर्स के प्रतिनिधि मंडल ने आज शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा से उनके आवास पर मुलाकात की। इस दौरान टीचर्स के प्रतिनिधि मंडल ने शिक्षा मंत्री के सामने कंप्यूटर टीचरों को पक्का करने की मांग रखी। शिक्षा मंत्री की तरफ से भी ये कंप्यूटर टीचर्स का कहना है कि उनकी मांगे पूरी करने का आश्वासन दिया गया है। जी हाँ, तो लंबे वक्त से लगातार संघर्ष कर रहे हैं, पक्का करने की मांग कर रहे हैं ये कंप्यूटर टीचर्स। दरअसल इससे पहले मांग इनकी ये थी कि इन्हें शिक्षा महकमे के अधीन ले लिया जाए, अंतर्गत ले लिया जाए, क्योंकि इस वक्त ये प्राइवेट फर्म की एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत काम कर रहे हैं। बार बार कॉन्ट्रैक्ट को लेकर सवाल खड़े होते हैं, उस प्राइवेट फर्म को लेकर सवाल खड़े होते हैं। आरोप ये लगाए जाते हैं कंप्यूटर टीचर्स की ओर से कि उनका शोषण होता है, शोषण किया जाता है, बेवजह उनसे सिक्योरिटी फीस ली जाती है, वक्त पर उन्हें तनख्वाह तक नहीं दी जाती। अब कहीं ना कहीं कंप्यूटर टीचर्स को ये उम्मीद है कि नई सरकार बनी है, नई व्यवस्था बनी है, तो हो सकता है कि उन्हें पक्का कर दिया जाए। और आज जब मुलाकात के बाद बयान आया है कंप्यूटर टीचर्स का, वो भी निश्चित तौर पर देखने वाला है। कंप्यूटर टीचर्स का ये कहना है कि आश्वासन दिया गया है उन्हें पक्का करने का शिक्षा मंत्री की ओर से। कि आप लोगों ने हमारे से वादा किया था कि जैसे हमारी सरकार बनेगी तो हम आपका काम पहली कलम से करेंगे। तो आज रामविलास शर्मा जी से मिले हैं, उन्होंने बोला है कि आपका काम हमें पूरी तरीके से याद है, अभी तक हम सदन में बिजी थे, तो अब हम फ्री हो चुके हैं, आपका काम बिल्कुल पूर्ण रूप से जांच करवा के तसल्ली बख्श करवा दिया जाएगा, हमारा फ्यूचर सेव करते हुए। सत्यवान एवं संवाददाता चंडीगढ़ से ज्यादा जानकारी के साथ फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। सत्यवान, आपसे जानना चाहेंगे, पक्का करने की मांग थी कंप्यूटर टीचर्स की, या फिर जो पहले से मांग चली आ रही थी शिक्षा महकमे के अधीन करने की, ये मांग थी जिसको लेकर मुलाकात की गई है शिक्षा मंत्री से? जी महेंद्र, जो काफी लंबे समय से कंप्यूटर शिक्षक हैं वो मांग कर रहे हैं। पहले उनकी जो मांग थी वेतन को लेकर के शुरुआत हुई थी, और वेतन से बढ़कर के ये मांग अब शिक्षा विभाग के अधीन लिए जाने को लेकर पहुंच गई है। अब आज शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा से चंडीगढ़ में कंप्यूटर शिक्षक का एक प्रतिनिधि मंडल है वो मिला है। चुनाव से पहले भी कई बार उन्होंने भाजपा के नेताओं से मुलाकात की थी, और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उनको आश्वासन दिया था कि उनकी सरकार आने पर पहली कलम से उनकी जो मांग है वो पूरी की जाएगी। वही मांग एक बार फिर याद दिलाने जो कंप्यूटर शिक्षकों का प्रतिनिधि मंडल है वो रामविलास शर्मा से मिला है, जो कि शिक्षा मंत्री हैं। अब उपेक्षा की पिछली सरकार ने, अब इस सरकार से काफी उम्मीदें लेकर के वो लोग मिले हैं। और रामविलास शर्मा जो शिक्षा मंत्री, उन्होंने आश्वासन भी दिया है उनको कि जल्द ही उनकी मांगों पर विचार किया जाएगा, जांच कराई जाएगी, और जांच करके उनकी जो उचित मांग है उनको माना जाएगा। इस प्रकार का आश्वासन शिक्षा मंत्री की तरफ से दिया गया है। ये केवल पहली बार नहीं है, इससे पहले जो पिछली सरकार थी उस सरकार में भी शिक्षा मंत्री आश्वासन दे चुके हैं। केवल हरियाणा के शिक्षा मंत्री नहीं, इनकी मांगों को लेकर के केंद्र की शिक्षा मंत्री जो स्मृति ईरानी है उनसे भी कई बार मिल चुके हैं लोग, और मिलकर के अपनी बात रख चुके हैं। उन्होंने भी आदेश दिए थे जांच के, लेकिन वो जांच है वो अब तक पूरी नहीं हो पा रही है। और कंपनियों पर सीधे सीधे आरोप है शोषण करने का, अनियमितताएं कंपनियों ने बरती है, ये खुद शिक्षा विभाग और हरियाणा सरकार पहले कह चुकी है। लेकिन कंप्यूटर शिक्षक है उसकी बात अभी तक सरकार ने नहीं सुनी है, उनकी मांगों पर कोई गौर नहीं किया है। आज लेकिन आश्वासन जरूर दिया है शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने। अब देखते हैं कि कोई वक्त दिया गया है, क्या किसी वक्त का जिक्र किया गया है? क्योंकि लंबे वक्त से आश्वासन तो इन कंप्यूटर टीचर्स को मिलते ही आ रहे हैं। क्या वक्त दिया गया है कि इतने वक्त में मांग को लेकर कोई कार्रवाई हो जाएगी, या फिर उन प्राइवेट एजेंसीज के खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी जिनके तहत ये लोग काम कर रहे हैं, या फिर ये लोग नई सरकार की तरफ से जो आश्वासन मिला है उतने भर से संतुष्ट नजर आ रहे हैं कंप्यूटर टीचर्स? जी देखिए महेंद्र, अभी सरकार बनी है, सरकार बने महज 8 से 10 दिन हुए हैं, और अभी केवल इतने आश्वासन से ये लोग खुश हैं। लेकिन ये तय है कि अगर इनकी मांग जल्द नहीं मानी जाती है तो ये फिर से आंदोलन करने को मजबूर हो जाएंगे। और हरियाणा सरकार को भी इनकी बातों पर गौर करना चाहिए, लेकिन अभी तक कोई समय सीमा तय नहीं की गई है हरियाणा सरकार की तरफ से, शिक्षा विभाग की तरफ से,
कि कितने समय में इनकी मांगों पर जो जांच है वो करवाई जाएगी, जांच कब तक पूरी होगी और कब तक जो है इनकी मांगों पर स्पष्ट जो निर्णय है वो ले लिया जाएगा। हालांकि अभी सरकार ने जो 115 फैसले हैं पिछली सरकार के उनको रिव्यू के लिए रोका हुआ है, लेकिन अब कंप्यूटर शिक्षकों का नंबर कब लगता है वो अभी समय तय नहीं किया गया है। ठीक, इस वक्त बलराम धीमान भी कंप्यूटर टीचर्स वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। धीमान साहब, स्वागत है एवं तहलका हरियाणा पर आपका। हाँ जी, नमस्कार महेंद्र जी। नमस्कार जी, नमस्कार सर। आपसे जानना चाहेंगे आज क्या कुछ बातचीत हुई है शिक्षा मंत्री के साथ, क्या कुछ मांगे आप लोगों की तरफ से रखी गई उनके सामने? जी, हम लोगों की मांगे शुरू से अब तक यही है कि जो निजी कंपनियों ने हम लोगों का शोषण किया है सरकार के साथ मिलकर, और जो इस पूरे स्कैम की एक जांच बीजेपी सरकार करे और जो दोषी पाए गए हैं उनको कानूनी सजा दिलवाई जाए, और हम लोगों का जो शोषण कंपनियों के माध्यम से और पूर्व हरियाणा सरकार के माध्यम से किया गया है हमें न्याय दिलवाया जाए, और हमें सीधे सीधे तौर पे कंपनियों के शोषण से मुक्त करा के विभाग के अधीन किसी एक रेगुलर पॉलिसी के अधीन कर लिया जाए। जी, रेगुलर पॉलिसी का मतलब पक्का करने की मांग कर रहे हैं आप लोग परोक्ष रूप से? हम लोगों की यही शुरू से डिमांड रही है कि हम लोगों को किसी भी पॉलिसी के अकॉर्डिंग विभाग के अधीन सरकार कर ले और इन कंपनियों के शोषण से मुक्त कराया जाए, क्योंकि पूरा जिम्मा हरियाणा सरकार का है। जो हम लोगों के साथ शोषण हुआ है, जो हम लोगों की मानहानि हुई है, जो हमारे को मेंटली टॉर्चर किया गया है, वो पूरा जिम्मा पूर्व हरियाणा सरकार का था, लेकिन उन्होंने पूरा नहीं किया। लेकिन जब हम लोगों ने आंदोलन की राह पे कदम रखा था तो अनिल विज जी, रामविलास शर्मा जी, कैप्टन अभिमन्यु जी, ओम प्रकाश धनखड़ जी हमारे पास आए थे। इन्होंने बोला कि आप लोग हम लोगों का सहयोग कीजिए, जब हरियाणा में हमारी बीजेपी सरकार बनेगी तो हम आप लोगों को पहली कलम से पक्का कर देंगे। तो हम लोगों ने यही वादे इनको याद करवाए हैं, यही वादे आज हमने रामविलास शर्मा जी को याद करवाए हैं, यही वादे हमने अनिल विज जी को याद करवाए हैं कि जो वादे आपने किए हैं उनको पूरा करने का समय है, उनको पूरा कीजिए। हम लोगों का बलराम जी, पक्का करने का आश्वासन इन लोगों ने उस वक्त या वादा किया था, उस वक्त पक्का किया जाएगा आप लोगों को सरकार आने पर? और जो आज जो आश्वासन दिया गया है ये पक्का करने का आश्वासन दिया गया है? जी, हम लोगों को आज जो आश्वासन दिया है, रामविलास शर्मा जी ने बोला कि आप लोगों के लिए जो ये लेटर है ये मैं शिक्षा अधिकारी को भेज देता हूँ, और जैसे विवेक अत्रे जी हैं उनको भेज देंगे, और उचित से उचित कार्रवाई जल्द से जल्द पूर्ण रूप से हो जाएगी। तो उन्होंने आश्वासन दिया कि जितनी भी आपकी जो मांग है उसके ऊपर सरकार पूरा कदम उठा रही है, और उनके पूरे संज्ञान में ये पूरी मांग है और इसको पूरा कर दिया जाएगा, 100% पूरा कर दिया जाएगा। जी, कुछ इस तरीके के आश्वासन धीमान जी आपको पहले भी मिले होंगे, आपको याद होगा पिछली सरकार भी कुछ इस तरीके के आश्वासन देती रही आप लोगों को। क्या नई सरकार से कुछ उम्मीद है या फिर आश्वासन भर से नई सरकार के आप संतुष्ट हैं? जी, हमें पिछली सरकार भी कई बार ये आश्वासन दे चुकी है कि आप लोगों का काम कर दिया जाएगा, लेकिन उन्होंने कोई काम नहीं हमारा किया। और लेकिन अब जो ये बीजेपी सरकार है इनसे हमें पूरी उम्मीदें हैं कि जो ये नेता लोग हैं, सीएम साहब हैं, शिक्षा मंत्री जी हैं, ये मिलजुल के हम लोगों का काम करेंगे, हमारी पीड़ा को समझेंगे, और हम 3000 जो कंप्यूटर शिक्षक हैं उनकी रोजी रोटी को बरकरार रखेंगे, और हमारा भविष्य सुरक्षित करते हुए कोई ना कोई उचित पॉलिसी ये बढ़ाएंगे, इतना हमें विश्वास है। इंतजार कब तक किया जाएगा आप लोगों की तरफ से इस आश्वासन के क्रियान्वयन को लेकर? जी, 2-3 महीने का इंतजार किया जाएगा, उसके बाद फिर यूनियन अपना डिसीजन लेगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बलराम धीमान जी। एवं संवाददाता सत्यवान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सत्यवान, ये रुख देखने को मिल रहा है कंप्यूटर टीचर्स का, क्योंकि जिस तरीके से पहले भी इन्हें आश्वासन मिलता रहा है, इस बार एक और आश्वासन मिला है और फिर से इन लोगों ने ये कहा है कि अगर आश्वासन पर नई सरकार भी खरी नहीं उतरती है तो फिर आंदोलन की राह पकड़ेंगे, आगे की रणनीति तय की जाएगी इन लोगों की तरफ से। देखिए महेंद्र, बिल्कुल पहले भी आश्वासन इनको मिलता रहा है पिछली सरकार से, और केवल ये शिक्षक इन कंप्यूटर शिक्षकों को नहीं, केवल जो शिक्षक वर्ग, तमाम शिक्षक वर्ग है वो लगातार आंदोलनरत था। और अब ये सरकार के सामने चुनौती है कि जो इनकी डिमांड्स है उनको कैसे देखती है, क्या इनको शिक्षा विभाग के अधीन लाने की कोई पॉलिसी बनाई जाएगी, या जो कंपनियों को बीच से निकाल करके महज इनको जो इनका वेतन है जो काफी समय से नहीं मिला है
वो वेतन ट्रेजरी या अन्य कोई संस्था के माध्यम से दिया जाएगा। अब तो एक और मांग जुड़ गई है सत्यवान, पक्का करने की मांग सीधे तौर पर हो रही है। बीजेपी के नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है कि इन्हें वादा किया गया था, जो अब वादा याद दिलाया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सत्यवान हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो क्या शिक्षा मंत्री की तरफ से जो आश्वासन दिया गया है, जैसा कंप्यूटर टीचर्स का कहना है, वो पूरा होगा और कंप्यूटर टीचर्स जो अब एक कदम आगे बढ़ते हुए पक्के हो जाएंगे? ये बड़ा सवाल है। जी हां, एक आश्वासन दिया गया है कंप्यूटर टीचर्स को, आगे बढ़ेंगे। एक और आश्वासन की बात करेंगे। अब आश्वासन दिया गया है किसानों को। कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ ने एक बार फिर किसानों को धान की वाजिब कीमत दिलवाने का आश्वासन दिया है। धनखड़ का कहना है कि बासमती धान के भाव को लेकर बाजार पर प्रदेश सरकार की नजर है और भाव के मामले में प्रदेश सरकार किसानों के साथ धोखा नहीं होने देगी। धान के भाव को लेकर प्रदेश के किसान काफी परेशान हैं। प्रदेश के किसान धान का भाव बढ़ाने को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस मसले को लेकर कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ का कहना है कि पिछली कांग्रेस सरकार ने प्रदेश के किसानों के बीच अफवाहें फैलाई थी कि धान का निर्यात नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से किसानों को काफी नुकसान हुआ है। मौजूदा प्रदेश सरकार किसानों के हितों के लिए काम कर रही है, जिससे किसानों को हुए नुकसान में कमी आई है। देखिए, विधानसभा में भी ये विषय उठा। कांग्रेस अगर भ्रम नहीं फैलाती कि निर्यात बंद है तो किसानों का इतना नुकसान नहीं होता। जो जो इस भ्रम के बादल हम छांट रहे हैं, किसानों को अच्छा भाव मिलना शुरू हुआ है। इसके अलावा कृषि मंत्री ने कहा कि कांग्रेस के शासन के वक्त में धान के भाव में कमी आई थी, लेकिन उस वक्त कांग्रेस सरकार ने कुछ भी नहीं किया। देखिए, ये जो बासमती और बासमती जैसी किस्में हैं, इनके बाजार भाव तय होते हैं, किसानों को ही पता है। कांग्रेस के ज़माने में किसानों को 1700 का भाव भी मिला है। इससे पहले भी कम भाव के दौर आते रहे हैं और कांग्रेस पार्टी उस समय कुछ नहीं कर पाई। ओम प्रकाश धनखड़ ने प्रदेश के किसानों को भरोसा दिलाया है कि वो किसानों के साथ ठगी नहीं होने देंगे। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि किसानों को अच्छे से अच्छा भाव दिलवाएंगे। तो हर चीज़ की जो भाव है वो उसकी मांग और आपूर्ति से तय होते हैं और इंटरनेशनल मांग से भी तय होते हैं। तो उसके कारण से जो कोई अंतर है वो अलग विषय है। लेकिन एक बात का मेरा वादा है किसान भाइयों से, मैं किसी भी तरह की ठगी उनके साथ नहीं होने दूंगा। जो अच्छे से अच्छा भाव मिल सकता है उसके लिए सरकार लगी है। प्रदेश के किसानों को धान का भाव कम मिलने की वजह से हो रही परेशानी को देखते हुए कृषि मंत्री ने किसानों को बेशक भरोसा दिलाया है कि बीजेपी सरकार किसानों को अच्छे से अच्छा भाव दिलवाएगी, लेकिन कब? जब किसान अपना पूरा धान बेच देगा। सरकार को तुरंत इस पर एक्शन लेना चाहिए ताकि किसानों को उनके धान का सही मूल्य मिल सके। चंडीगढ़ से सत्यवान महिवाल, इवन तहलका, हरियाणा। जी हां, निश्चित तौर पर बड़ा सवाल यह बना हुआ है कि क्या लगातार झुंझुना पकड़ाया जाएगा आश्वासन का कि धान की अच्छी कीमत दिलवाई जाएगी, वाजिब दाम दिलवाए जाएंगे? क्योंकि अब तो निश्चित तौर पर लगातार देरी हो रही है, काफ़ी देरी तो हो ही चुकी है। कब सरकार अपने आश्वासन के ऊपर कार्रवाई करेगी या फिर यूं ही एक आश्वासन पर दूसरा आश्वासन दे दिया जाएगा? सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि बार बार बीजेपी के नेताओं की तरफ से यह कहा जाता है कि कांग्रेस की ओर से एक भ्रम की स्थिति पैदा की गई और धनखड़ साहब ने तो आज ये भी कह दिया कि उसी भ्रम की वजह से किसानों को नुकसान हुआ है। धनखड़ साहब का यह कहना है कि अब आगे नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। बाजार भाव पर लगातार सरकार की नजर बनी हुई है और सरकार धान की बेहतर कीमत किसानों को दिलवाकर रहेगी। एक और बात यहां पर धनखड़ साहब ने कही है कि इससे पहले भी ऐसा होता रहा है। ये किसानों को जानकारी है कि कांग्रेस सरकार के वक्त में बहुत कम कीमतों पर उन्होंने अपनी धान बेची है। तो फिर क्या इससे ये मायने निकाले जाए
कि अपने आश्वासन के ऊपर खुद सरकार को भरोसा नहीं है। इस तरीके की बातों को, पुराने वक्त की बातों को खदेड़ कर ये कहना चाहती है सरकार के कम से कम पहले से, उस जमाने से तो बेहतर स्थिति है। लेकिन ऐसे में भी सरकार को अगर तुलना ही करनी है तो ठीक इससे कुछ वक्त पहले की तुलना करनी चाहिए, जब 4000 से ऊपर धान की यही किस्म बिक रही थी। अगर तुलना करनी है तो उस रेट के साथ करनी चाहिए और आज का जो रेट मिल रहा है उसके साथ तुलना करनी चाहिए। एक जमाने में ऐसा होता था, ये निश्चित तौर पर बात नहीं करनी चाहिए। बीजेपी के नेताओं को भी सोचना चाहिए कि हर वर्ग ने समर्थन दिया है तब बीजेपी की सरकार सत्ता में आई है। जो हो सकता है, जो बेहतर हो सकता है वो सरकार को करने की कोशिश करनी चाहिए और आश्वासन भर से कम किसान संतुष्ट होने वाले नहीं हैं। और अब समझने वाली बात यह है बीजेपी के लिए, बीजेपी की सरकार के लिए, कि अब बहुत ज्यादा देर होती जा रही है। बीजेपी के प्रवक्ता वीरेंद्र सिंह चौहान इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। चौहान साहब, स्वागत है एवं तहलका हरियाणा पर आपका। आपसे सीधा सवाल ये, सरकार आखिर कब तक किसानों को ये झुंझुना देती रहेगी, झुंझुना बजाती रहेगी किसानों के सामने कि धान की अच्छी कीमत दिलवाई जाएगी? आखिर कब? हेलो जी चौहान साहब, सवाल सुन पाया? जी मैं बिल्कुल सुन पाया हूँ। महेंद्र जी, मुझे ये कहना है कि झुंझुना जैसी कोई बात नहीं है। मुझे इस शब्द के प्रयोग पर ही आपत्ति है। हम लोग यानी भारतीय जनता पार्टी की टीम ने जब से हरियाणा की सरकार का कामकाज संभाला है मनोहर जी के नेतृत्व में, तत्काल हम लोग हरकत में आ गए थे और मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ जी स्वयं मंडियों में गए और बाजार में वो जो कांग्रेस ने चुनाव के दौरान एक भ्रम फैलाया था कि निर्यात पर रोक लगी हुई है, कहीं ना कहीं उससे जो खरीदार है वो भी भ्रमित था, कहीं ना कहीं किसान भी टेंशन में था और भी कई प्रकार के भ्रम जो विरोधियों ने फैलाए थे, हमने उन भ्रमों को तोड़ने का काम किया। उसका परिणाम महेंद्र जी सामने है कि पिछले 5-4 दिनों के दौरान या सप्ताह भर के दौरान 500-600 रुपए तक बासमती का जो बाजार भाव है वो बढ़ा है जी। और दूसरा समझने की जो इसमें महत्वपूर्ण बात ये है कि जो गैर बासमती धान है जी, उसका समर्थन मूल्य होता है और वो सरकार तय करती है। उसमें कहीं कोई विवाद नहीं, कोई झगड़ा नहीं है जी। केवल बासमती की समस्या है और बासमती का जो दाम है, ये बात हम बार बार पहले भी कह चुके हैं, उसको मैं फिर से दोहराना चाहूंगा कि उसको तय करने का काम वो बाजार में डिमांड सप्लाई के आधार पर होता है। हाँ जी। सरकार की जो भूमिका उसमें केवल इतनी होती है कि कहीं किसान के साथ धोखाधड़ी ना हो, कहीं खरीद की प्रक्रिया में कहीं कोई गोलमाल ना हो, ढिलाई ना हो। जो कांग्रेस की जाती हुई सरकार भी कर सकती थी ये काम। अक्टूबर के शुरुआत में धान आना शुरू हो गया था, लेकिन उन्होंने उस समय के मुख्यमंत्री मंडियों में जाकर के सीधे उन्होंने मशीनरी को दुरुस्त किया नहीं और केवल राजनीति करते रहे कि प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख रहे हैं या मैं धरने पर बैठूंगा, इस तरह की बातें करते रहे, जो उसके बजाय उनको। चौहान साहब, आप मानते हैं कि अगर सरकार इसी तरीके से कोशिशें करेगी तो वाजिब कीमत किसानों को मिल पाएगी धान की? और आपसे ये भी जानना चाहेंगे कब तक, क्योंकि बहुत देरी हो चुकी है। मैंने आपको पहले कहा कि धान की खरीद की प्रक्रिया में जहां कहीं खामियों के कारण अगर बाजार भाव कम है जी, तो उसको दुरुस्त करने की प्रोसेस ऑलरेडी सरकार कर चुकी है। उसको और पुख्ता करेंगे, जहां कहीं उसमें ढिलाई है, चूक है, उसको एकदम जो है आप यूं कहिए कि चाक चौबंद कर दिया जाएगा जी। लेकिन एक उम्मीद करेंगे चौहान साहब, जो आश्वासन आपकी सरकार की तरफ से, आप लोगों की तरफ से दिया जा रहा है उस पर खरा उतरा जाएगा और किसानों को बेहतर कीमत मिल पाएगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, वक्त कम है। तो यहाँ पर आश्वासन निश्चित तौर पर दिया जा रहा है बीजेपी की ओर से, बीजेपी की सरकार की ओर से, कि किसानों के साथ किसी तरीके का धोखा नहीं होने दिया जाएगा, उन्हें धान की अच्छी कीमत दी जाएगी। आगे बढ़ते हैं, एक ऐसे प्रदर्शन की बात करते हैं जो शायद पहले कभी ना हुआ हो इस तरीके से हाल फिलहाल के दिनों में। पंचकुला में ईओ एसके चौहान और पार्षद रविकांत के बीच हुआ विवाद लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। इसके चलते आज सफाई कर्मचारियों ने पार्षद रविकांत की गिरफ्तारी की मांग को लेकर स्थानीय विधायक और बीजेपी दफ्तर के पास कूड़ा फेंककर प्रदर्शन किया। पंचकुला नगर निगम में ईओ एसके चौहान और पार्षद रविकांत स्वामी के बीच हुआ विवाद अब गर्माता जा रहा है।
जिसके चलते सफाई कर्मचारी पार्षद रविकांत की गिरफ्तारी को लेकर सड़कों पर उतर आए और जमकर बवाल काटा। वहीं कर्मचारियों ने शहर का कूड़ा उपायुक्त निवास, बीजेपी कार्यालय और विधायक के निवास के पास डाल दिया। मौके पर पहुंचे जिला उपायुक्त ने दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। उसकी रेड वगैरह भी की है, अभी मिला नहीं है तो तुरंत कार्रवाई कर लेंगे और जल्दी से निपटा लेंगे। बता दें कि विवाद 4 नवंबर का है, जब किसी फाइल पर साइन करने को लेकर ईओ एस.के. चौहान और रविकांत के बीच विवाद हुआ था। एनडीसी की फाइल लेके आया, उसने मेरे को कहा जी इस पे अभी साइन कर दो। मैंने कहा क्या है भाई? उसने कहा जी एनडीसी की है। मैंने कहा एक बार ये रख दो। वो रख के मेरे पास चला गया। उसके तुरंत बाद मेरे पास रविकांत स्वामी का टेलीफोन आता है। वो कहता है कि इस फाइल पे साइन कर दे। रविकांत स्वामी मेरे ऑफिस में आता है, मेरे को कहा कि मान ले ये है ना, ये जो सीट ऐसे के लिए नहीं है, इस पे तो मान ले वो लोग बैठते हैं जो मान ले और उच्च वर्ग के आप लोगों का सिर्फ सफाई का ही काम है, इसी के लायक हो। बीजेपी पार्षद की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सफाई कर्मचारियों ने प्रदर्शन तेज कर दिया है, लेकिन अब देखना होगा कि इस मामले में प्रशासन क्या कदम उठाता है। पंचकुला से जगदीप सिंह, एवं तहलका, हरियाणा। आगे बढ़ते हैं। बहादुरगढ़ में एक गरीब पिता अपने बेटे के इलाज के लिए फरियाद कर रहा है। बेटा दिमागी तौर पर बीमार है, इलाज के लिए लाखों रुपयों की ज़रूरत है। मजबूर पिता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सांसद दीपेंद्र हुड्डा और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा तक से गुहार लगा चुका है, लेकिन कोई मदद के लिए अब तक आगे नहीं आया है। इस टाइम में पास रोटी खाने तक के लाले पड़े हुए हैं और लोग जो लोगों से कर्ज उठा रखा है वो कर्ज देने को भी मैं मजबूर हो चुका हूँ। अब मेरा वक्त सिर्फ एक ही रह गया है, या तो सरकार मदद दे या मैं अपने बच्चों समेत आत्महत्या करने के लिए तैयार हूँ इस वक्त। अपने बेटे का इलाज करवाने में नाकाम ये मायूस पिता रविंद्र है। इसका बेटा रविशंकर दिमाग की कुछ नसें डेड होने की वजह से बिस्तर पर पड़ा है। रविशंकर के इलाज के लिए लाखों रुपयों की जरूरत है, लेकिन एक फैक्ट्री मजदूर की नौकरी करने वाला रविंद्र इतने पैसे इकट्ठा करके अपने बेटे का इलाज नहीं करवा सकता। लोगों से कर्ज लेकर रविंद्र पिछले 6 सालों से अपने बेटे का इलाज करवा रहा है। कर्ज का बोझ भी इतना बढ़ गया है कि कोई कर्ज देने को अब तैयार भी नहीं। दरअसल 2008 में रविशंकर तीसरी मंजिल से गिर गया, जिससे रविशंकर के दिमाग में चोटें आई थी, जिसके बाद रविंद्र ने जिला प्रशासन से मदद की गुहार लगाई। जिला प्रशासन ने मदद की, लेकिन जहां इलाज में लाखों का खर्चा होना है, वहां 70,000 रुपए से क्या होता है। इलाज के लिए पैसे खत्म होने के बाद इलाज भी रुकवा दिया गया। बच्चे की हालत थी 2008 में ये तीसरी मंजिल से गिरा था जी। माँ का संतुलन खो बैठा जी माँ की याद में। उसके बाद हमने रोहतक पीजीआई में दिखाया। पीजीआई में उन्होंने दाखिल कर लिया जी। कुछ दिनों के बाद उन्होंने जवाब दे दिया। फिर उसके बाद हमने डीसी चंद्र प्रकाश जी को दरखास्तें लगाई। उन्होंने इसके इलाज के लिए 70,000 रुपया मंजूर किया, जो इससे हमने इसका इलाज चलाया। तो 1,00,000-1.25 लाख रुपये में इसका इलाज चला था। जब ये कुछ थोड़ा बहुत खड़ा होने पाया तो पैसा खत्म होने के बाद अब ये फिर 1.5 महीने से फिर दोबारा उसी हालत में आ गया है। रविंद्र ने मदद के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत कई मंत्री नेताओं से गुहार लगाई, लेकिन मदद के लिए अभी तक कोई भी सामने नहीं आया। जबकि भूपेंद्र हुड्डा को मैंने 11/8 से बराबर उनको मैं लिखित में भेज रहा हूँ, ब्याज पे पैसा उठा के रजिस्ट्रियाँ भेज रहा हूँ, लेकिन सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही। नरेंद्र मोदी जी को भी मैं लिख चुका हूँ, वहाँ से भी मेरे को निराशा हाथ लगी। मैंने मिस्टर बाली जी से बात किया, वह कहने लगे कि एमपी से लिखवा के दो। एमपी से लिखवा के दिया, तब वो कह रहे हैं कि डॉक्टर पैनल में नहीं है, आपकी सहायता नहीं मिलेगी, आप किसी मिनिस्टर से फ़ोन करवाओ। अब इतनी मेरी पहुँच नहीं है जो मैं किसी मिनिस्टर के पास तक मैं फ़ोन करवाऊँ। दिमाग की कुछ नसें डेड हो चुकी हैं। इलाज के लिए 5 से 7 लाख रुपए की जरूरत है। कर्ज इतना बढ़ चुका है कि कोई कर्ज देने को तैयार नहीं है। प्रदेश सरकार के साथ केंद्र सरकार से भी मदद की गुहार लगा चुके रविंद्र मदद के लिए किसके पास जाएं? कौन मदद करेगा?
क्योंकि केंद्र और प्रदेश की पिछली सरकार ने इस लाचार पिता की फरियाद का कोई जवाब नहीं दिया। बहादुरगढ़ से प्रदीप धनखड़, एवन तहलका, हरियाणा। जय एवन तहलका हरियाणा की उम्मीद और अपील ये कि कोई तो इस परिवार की मदद के लिए आगे आए। हरियाणा टुडे में आज इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।